प्राचीन भारतीय इतिहास आज से 50-60 साल पहले लिख के आपके हुल्स के विलियम्स के जो किताबें नहीं मिलती थी उनको पूरा प्रकाशन करने में डॉक्टर ए के नारायण, मास्टर अग्रवाल, इन लोगों के इच्छा के अनुसार मैंने अपना पूरा जीवन उसमें लगाया और बनारस यूनिवर्सिटी से मैंने गुप्तकालीन हिंदू देव प्रतिमाओं पर काम किया। उससे हमको PhD मिली और उसके बाद हम स्वतः रूप से अपना लिखते पढ़ते रहे हैं। तो हमारा यहाँ पेपर जो है वो परमार वंश के ऊपर है। क्षत्रियों में सबसे बड़ा इक्ष्वाकु वंश में परमार वंश है जो पूरा भारत में फैला हुआ है। और परमार वंश के जो इंस्क्रिप्शन जो मैंने भरहुत का स्तूप जो है वो आज से 50 साल पहले मैंने तुलसीराम शर्मा जी से अनुवाद करवाया था। तो मैंने जब उसका एक एक इंस्क्रिप्शन देखा और उसमें जो नाम आए और उन नामों के बाद में जो मैंने व्यक्तिगत सर्वेक्षण किया उस पाटलिपुत्र के क्षेत्र में गांव में जाकर के, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उस हजारों साल के बाद भी उस गोत्र के लोग जो उसमें इंस्क्रिप्शन में मेंशन है वो उपलब्ध है। 1974 के बाद पाटलिपुत्र की खुदाई हुई, कल कृष्णा जी ने वर्णन किया था, मैं देखने गया था वहाँ कुम्हार में जो आपके आर्किटेक्ट साहब ने खुदाई किया है। उसी कुम्हार के बगल में जो गांव है बहादुरपुर गांव है। बहादुरपुर का गांव पूरा का पूरा परमारों का है। वो कहते हैं कि हम राजा भोज के वंशज हैं, विक्रमादित्य के वंशज हैं और उनका गोत्र कौंडिन्य है। कौंडिन्य गोत्री अपने कहते हैं। पूरा का पूरा गांव, और उस गांव में 3 तरफ से पानी घिरा हुआ था, एक तरफ से जाने का रास्ता था जिसे किला में बसावट होता है। मैंने 74 में उसको सर्वे किया था और उसी कौंडिन्य का पाटलिपुत्र का आपका भरहुत इंस्क्रिप्शन पर भरहुत जो स्तूप है उसमें नाम मिलता है। परमाणु के मैं वो छोड़ता हूँ, समय कम है, उनको ओरिजिन के बारे में कौन क्या लिखता है जो है आर्यपरि में क्या वर्णन है, भविष्य पुराण में क्या वर्णन है, ये उदयपुर प्रशस्ति क्या करती है, हलायुद्ध क्या करते हैं, ये ऋषि गांगुली क्या करते हैं, ये मैं इसको छोड़ता हूँ, समय कम है और इनको छोड़ कर केवल जो मुख्य बातें जो मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने मैं उसको रखता हूँ। ये हम जानते हैं कि सूर्यवंश का जो इक्ष्वाकु वंश के 50 पुत्रों को उत्तर भारत में भेजा गया और 48 पुत्रों को दक्षिण भारत में भेजा गया और इन लोगों ने पूरा भारत में इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की। और उसमें से एक वंश जो है लुम्बिनी में जाता है, कपिलवस्तु में जाता है, कपिलवस्तु को बसाता है और वहाँ एक जो है सूर्यवंशी वहाँ सेटल होते हैं और बसाते हैं। उसी में से बुद्ध का जन्म होता है, वो शाक्यवंशी है। और शाक्यवंशियों में से उसी में से जब विगम है जो कुशल नरेश का पुत्र वो नष्ट कर देता है उसको कपिलवस्तु को, फिर वहाँ से भगदड़ मचती है, सारे लोग भागते हैं। उसकी एक शाखा जो लंका में जाती है, तो जो लंका में आज सिंहली है उसी वंश के सूर्यवंशी वंश के हैं और जो बाकी जो वहाँ से बच गए उसके 51 में चले जाते हैं जहाँ पीपल का विशाल वन था, अपने को बचाव किया विलम्ब से और विलम्ब से नष्ट कर दिया उसको। लेकिन वहां से जो लोग भगे उसमें भाग करके कुछ लोग पाटलिपुत्र में आए। तो पाटलिपुत्र में कहा जाता है कि आपका चंद्रपौर्य चंद्रगुप्त ये विक्रमादित्य चंद्रपौर्य का जो वो पिता थे वो उसमें नंद वंश के शासन में थे और किसी वर्ष जो है उनसे अनबनी हुई, उनको निकाल दिया गया। इसलिए चंद्रगुप्त दुखी रहते थे। फिर कौटिल्य जैसे एक आदमी उनको मिल गया गुरु और ये भारत का सौभाग्य था कि उनको ले गए, पढ़ाई लिखाई सारी ट्रेनिंग किए और फिर वो 324 ईस्वी के आसपास उनको गद्दी बैठाए। मैं आपके इस जो बहस हो रही है ये संबंध में नहीं जाना चाहता, जो निश्चित किया गया उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ। और इसमें जो चंद्रपौर्य का स्थापना हुआ तो वहाँ से जो ये मौर्य वंश स्थापना हुआ तो मौर्य वंश में ये जो भरहुत स्तूप है तो भरहुत ये जो मैं कहता हूँ आज भी चंद्रमौर्य का वंश हजारों की संख्या में पूरा उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका गाजीपुर बलिया बनारस और बिहार का सारा ये क्षेत्र ये सारे कौंडिन्य गोत्रीय जो क्षत्रियों से भरा पड़ा है, जो आज अपने को परमार वंश कहते हैं, विक्रमादित्य का वंशज कहते हैं, राजा भरथरी का वंशज कहते हैं और भरथरी का गीत गांव-गांव में उस क्षेत्र में आज भी प्रचार होता है। मैं बचपन से सुनता रहा इसलिए मेरा लगाव जरूर हुआ कि भरथरी कौन है, विक्रमादित्य कौन है, इसलिए हमारी रुचि हुई और मैंने इन सारे इंस्क्रिप्शनों को देखा तो मिलाया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आज भी उस वंश के लोग आज भी उस संख्या में हजारों संख्या में है। आपके जो ये महाराजगंज में जो राव लिखने वाले लोग हैं B.A. बहादुर राव एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर अपने प्रोफेसर थे, वो राव है, वो परमार है, कौंडिन्य गोत्रीय हैं। तो ये जो भरहुत स्तूप पर आता है
पिलर नंबर 7 पर नागसेन कौटिन्य पाटलिपुत्र के नाम से कहते हैं कि नागसेन कौंडिन्य गोत्रीय, ये वर्णन है, नागसेन नाम आता है। एक दूसरा आता है पाटलिपुत्र कौंडिन्य राजा सकजा ने इसको बनवाया, और पाटलिपुत्र के महेंद्र सेन का वर्णन आता है। तो जो विक्रमादित्य के पिता का नाम है गंधर्व सेन, उसी नामों से मिलता जुलता है, ये नाम भी आता है और गोत्र में उनका कौंडिन्य है। इसीलिए मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि वंशों का क्या रिलेशन है और आज भी क्या ट्रेडिशन है, आज भी उसके लोग हैं। अगर अध्ययन किया जाएगा तो हजारों साल का इतिहास, मौर्य वंशी लोग या जो भी जितने वंश के लोग हैं इतिहास में, वो आज भी भारत में पाए जाते हैं। ये भरत स्तूप ये जो हमने इसका हिंदी अनुवाद कराया था, वासुदेव सगरवाल का इसमें अनुवाद है, तो ये प्रकाशन करने के नाते हमारा एक जिज्ञासा बना, एक पेज में पलटता जाता था। तो ये जब नाम आए तो मैं इसको नोट करता था, उसमें व्यक्तिगत सर्वेक्षण करके जो मैंने अनुभव किया है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि भरत स्तूप में वही नाम जो विक्रमादित्य के पिता का नाम है गंधर्व सेन, उसी नाम से मिलता जुलता कौंडिन्य गोत्रीय, ये इसमें भरत स्तूप में मिलता है। ये भरत स्तूप का पेज है। आगे राजा गंधर्व सेन, आप जानते हैं 3 पुत्र उनके, शंख और विक्रमादित्य भर्तृहरि, ये सारे जो ये लोग हैं आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पूरे बिहार में भर्तृहरि का नाम सरंगी लेकर के गाँव गाँव लोग आते हैं, प्रचार करते रहते हैं विक्रमादित्य का। वो क्यों करते हैं? विक्रमादित्य भाई आज भी ट्रेडिशन में है, कोई माई के लाल को चैलेंज में देता हूँ, काट नहीं सकता, हर गांव में वर्णन होता है। अब मैं आज आपके सामने जो बोल रहा हूँ, 7-8 साल की उम्र से मैं सुनता रहा, इसलिए हमारी जिज्ञासा हुई कि मैं विक्रमादित्य के ऊपर या भर्तृहरि के ऊपर सोचूंगा कि इतिहास में क्या पुरुष थे। इसलिए हम पिछले 25-30 साल से घूम करके और उनसे लगाव लगा करके मैं आपके सामने ये अपना बात रख रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, ये चंद्रगुप्त, अब ये मौर्य कौन थे? ये चंद्रगुप्त वंश भी मौर्य साम्राज्य का है। आपका मेहरौली स्तूप, ये भरत स्तूप का वर्णन है। इसके ऊपर उसके नाम नागसेन का नाम आता है, महेंद्र सेन का नाम आता है, जैसे ही गंधर्व सेन का नाम आया है उनके पिता के रूप में विक्रमादित्य के। तो ये जो हमारे प्रूफ है, ये भरत स्तूप हिंदुस्तान का अर्लीस्ट स्तूप है, वो मौर्य काल का था, लेकिन सुंगम रजे वहाँ लेख मिला हुआ है, उसमें 185 BC में सुंग आ जाते हैं। इसलिए ये जो है नेक्स्ट का, ये इसके आगे का, ये आगे चलिए इसको। और ये जो आप ये गुप्ता जो सम्राट है, आप मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, दुनिया में 2 लौह स्तंभ है। एक मेहरौली में है विक्रमादित्य द्वितीय का बनाया हुआ, और दूसरा राजा भोज का बनाया हुआ उज्जैन में है। मैं दोनों स्तंभ को देखता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये मेहरौली का स्तंभ है, ये चंद्र द्वितीय ने जो बनवाया है, यह चंद्र द्वितीय का ये लेख, यह स्तंभ विक्रमादित्य मौर्य के स्तुति में बनाया हुआ है। और यह स्तंभ, ये जो मूल स्तंभ था मेहरौली स्तंभ, ये विष्णुपाद मंदिर में गया में स्थित था, और ये 4वीं-5वीं शताब्दी में दिल्ली लाया विक्रमादित्य गुप्त सम्राट के समय में, और चाहे जब भी लाया लगाया हुआ, लेकिन ये मूल मेहरौली का लौह स्तंभ ये विष्णुपाद के मंदिर में आपके गया में स्थित था। विवेचना भी करते हैं इसको। अभी से साथ में हम बढ़ गए के पी जसवाल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, वो हमारी वार्ता में कहते थे कि हाँ, सिन्हा साहब भी कहते थे कि ये जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, ये मूल रूप से स्तंभ जो है ये विष्णुपाद, क्योंकि विष्णुपाद का उसमें उल्लेख है। ये जो आप नेक्स्ट करिए, ये इसके पहले वाला थोड़ा दिखा देंगे। ये अशोक, हाँ, ये मूल एक मेहरौली का स्तंभ है, ये जिसमें एक लिखता है कि ये जो चंद्र नामक राजा जो है, अपने सीने से पूर्व से आए वाले दुश्मनों को धकेल के पीछे कर देता है। और दूसरी बात ये कहता है कि सप्त सिंधु पार करके बाली को हराता है। और तीसरी बात ये कहता है कि दक्षिण में समुद्र तक इसकी लहर जाती है। तो ये कौन सा चंद्रगुप्त है? ये चंद्रगुप्त तो हो नहीं सकता कि बाली को हरा दे, वहां हरा है, नहीं गया वहां, अब दक्षिण समुद्र तक भी नहीं गया है। केवल एक ही चंद्रगुप्त है, वह चंद्रगुप्त है, वो चंद्रगुप्त है पूरे भारत में। इसीलिए मेरा ये कहना है कि मेहरौली का स्तंभ जो विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया, इस लिपि बताती है कि विक्रमादित्य द्वितीय का है, लेकिन यह स्तंभ विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य के स्तुति में, उसके प्रशंसा में बनवाया है। ये आगे एक जो स्तंभ देख रहे हैं, ये विदिशा का विष्णु के भागवत हेरोडोटस का यवन राजदूत विदिशा में रहता था, उसका ये बगल में स्तूप है, वो पत्थर पर है।
ये लोहा वाला यहाँ का है, उधर वाला आपका विक्रमादित्य का, और ये जो है ये लोटस का है। फर्स्ट इंडियन हिस्ट्री में जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमारे, ये विदिशा में आज भी स्थित है। ये पत्थर का है, ये वाला दूध का। फिर आगे दिखाइए आप एक अशोक का जो है। नेक्स्ट और नेक्स्ट, हाँ ये देखिए, ये अशोक कहता है कि हम अपने ये अशोक के लेख है, मैं अपने शासन के 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी इसलिए आया हूँ कि यहाँ बुद्ध जन्म लिए हैं, और बुद्ध के जन्म लेने के कारण मैं अपना स्तंभ यहाँ उनकी स्मृति में खड़ा कर रहा हूँ। तो भारत में स्तंभ खड़ा करने की स्थिति जो परिस्थिति थी, वो इतिहास का बहुत पुराना था, और उसी संदर्भ में विक्रमादित्य द्वितीय ने आपके चंद्र मौर्य के बारे में, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ, वो चारों बातें केवल चंद्र नामक राजा विक्रमादित्य करता है, केवल चंद्र मौर्य पर ही साबित होता है, इस चंद्र द्वितीय पर साबित नहीं होता। इस सारे जो देख के केवल एक ही राजा है, वो चंद्र मौर्य। मेरा ये कैसा कहना है। दूसरी बात, ये एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो अशोक कराने की जो बात थी, और प्रतिहार वंश का कहिए, मौर्य पर मत जाइए, आपको प्रतिहार वंश का विषय था। नहीं, ये एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि गुप्त शासक जो है, ये अपना निशान रखते हैं क्या? गरुड़ ध्वज उनका चिन्ह है, समुद्रगुप्त का। ये उसके सिक्के हैं, गुप्ता गोल्ड कॉइन्स इन बयान होना का, और वही निशान गरुड़ निशान। नेक्स्ट चलिए, आप नेक्स्ट दिखाइए। वही गरुड़ निशान, ये आपको हमको वहां मिलता है इंडोनेशिया में, बर्मा में। ये विक्रमादित्य के वंशज वहां गए, और वहां का राजा कहता है हम कौन से गोत्री है, हम कौन गोत्री गुप्त वंश के वंशज को। रोके 5 मिनट में अगर आपको प्रतिहार वंश का और विक्रमादित्य का कुछ बताना है तो ठीक है। नहीं, आपको हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। आपको नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, सुनिए, मेवाड़ की जगह दूसरा बताने लगते तो तुमको समझ नहीं। समुद्रगुप्त भी, वो भी मौर्य वंश का है, वो भी परमार वंश का है। वो शासन, ये आरसी मजुमदार रिपोर्ट किया है। ये बाबू, आप इतिहास की बात में फर्स्ट टाइम आपको कह रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आपको सुन रहे हैं। ये जो सारे निशान है, ये सारे इसके लेख है, क्यों खुद है, ये समुद्र क्यों मौर्य स्थान देता है। और यही बात, और ये एक देखिए, और यही बात परमाणु ने भी अपने निशान पर गरुड़ का निशान रखा है। परमाणु ने भी अपने राज में जितने उनके निशान है, जितने उनके, तो एक हमने जो एक प्रोफेसर से पूछा कि कोई आत्मकथा किसी दूसरे गुरु ने नहीं लिखा है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने एक उचित नाटक लिखा है। इसमें यह कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, और चौथे गुरु रामदास से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक ये पवार वंश के हैं, ये सोडा वंश के हैं। सोडा वंश पवारों की शाखा है, जो पंजाब में, जो आज भी पाकिस्तान में शासन है, ये उसी वंश के लोग हैं। ये बच्ची कर्नाटक गुरु गोविंद सिंह की आपको कथा भगवान सिंह जी, आपका समय शेष हो गया। भगवान सिंह जी, ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास की बातें मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी इतिहासकार को, दुनिया के इतिहासकारों को, कि हमारी बात को कोई काटे। मैं इंस्क्रिप्शन, साहित्य, पुराण, सारे आधार पर अपने व्यक्तिगत सर्वेक्षण, और आज भी हजारों की संख्या में गांव परिवारों की बड़ी बड़ी वंश में राजा हुए। कौन अभी जो ऋषि की परंपरा है, अभी नरसिंह का राजा राजकुमार अभी सन्यासी हो गया है 22 साल की उम्र में। तो जैसे भरथरी राजकुमार नरसिंह का राजकुमार अभी जो बनारस में राजघाट है आपके अवधूत राम का, उसका वो मेन पीठ है। उसी प्रकाश सिंह जो नरसिंहगढ़ के राजा उनके का है, वो कांग्रेस के एमपी थे, अभी जो अघोर पीठ पर है। तो ये जो सन्यास की परंपरा, राज की परंपरा, ये जो शुरू से ट्रेडिशन रही है, वो आज भी है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि सारे इंस्टीट्यूट आधार ये अगर हम करना चाहेंगे, आप देखेंगे इससे जो कुल सारे चीज पढ़ेंगे, हमारे बात कोई काट नहीं सकता। मैं आपके सामने रखा।